हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2। इससे पहले हमने चैप्टर 1 डिस्कस किया है और मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर्स कवर किए हुए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है सेकंड, ये आपका 1950 से लेके और 1991, जब हमने 1990 है ना, जब 1991 में हमने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ली थी, अडॉप्ट करी थी, उनसे पहले तक की बात करेंगे। तो ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया वॉक अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम। आजाद हो गया इंडिया। फाइनली वी आर मास्टर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी आफ्टर सम 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। अब जॉब नेशन बिल्डिंग वॉज नाउ इन अवर हैंड्स, मतलब कि हम जब आजाद हुए तो अब हमारे हाथ में था कि हमें अपने जो देश है उसको किस दिशा में लेके जाना है। द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज टू डिसाइड अमंग द अदर थिंग दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम मोस्ट सुटेबल फॉर अवर नेशन, कि कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है उसके लिए या हमारे नेशन है उसके लिए क्या रहेगा, सही सक्सेसफुल रहेगा। अ सिस्टम विच वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ ऑल रेदर देन अ फ्यू। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, है ना, तो अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम है। एंड अमंग देम सोशलिज्म अपील्ड टू जवाहरलाल नेहरू द मोस्ट। सोशलिज्म मतलब जो सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए काम करे। हाउएवर ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ द काइंड ऑफ सोशलिज्म एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। There, all the means of productions, that is, all the factories and all the farms in the country were owned by the government. मतलब इनने उस चीज को अडॉप्ट नहीं करना चाहा, सोशलिस्ट पैटर्न तो चाहा, मगर सोवियत के जैसे नहीं चाहा कि सारे ही जो रिसोर्सेज है ओन्ड बाय द क्या हो जाए, गवर्नमेंट हो जाए। तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल इन द डेमोक्रेसी लाइक इंडिया फॉर द गवर्नमेंट टू चेंज द ओनरशिप पैटर्न ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सिटीजन द वे दैट इट वाज डन इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो इंडिया में ये चीज पॉसिबल नहीं है। नेहरू एंड many other leaders thinkers of the newly independent India sought an alternative to extreme version of capitalism and socialism, basically sympathizing with social outlook. They found the answer in an economic systems which in their view combined the best feature of socialism. अब उनने क्या करा, एक ऐसा फीचर जो कि बेस्ट सोशलिज्म विदाउट इट्स ड्रॉबैक, मतलब उसके कोई ड्रॉबैक ना रहे। इन दिस व्यू इंडिया वुड बी सोशलिस्ट सोसाइटी with a strong public sector but also with private property and democracy. The government would plan, है ना, for the what for the economy with the private sectors being encouraged to be a part of plan effort. अब इसमें क्या किया इन्होंने, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लेके आया जो कि 1948 में आया। एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट टू दिस आउटलुक। 1950 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया क्या, प्लानिंग कमीशन, जो कि चेयरमैनशिप थी किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। द एरा कितना था, 5 साल का एरा डिसाइड किया। अब हम यदि इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो हमारे भारत में जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो डिपेंड करता है व्हाट गुड्स टू प्रोड्यूस, हाउ शुड गुड्स टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ जो गुड्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है पीपल्स के बीच में। तो पहला आंसर तो ये है कि मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स मतलब जो सप्लाई और डिमांड है उस पर हम छोड़ दें कि किस तरीके से मार्केट वर्क करेगा। तो इन द मार्केट कॉल्ड कैपिटलिज्म, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिज्म, only those consumer goods will be produced that are in demand, that is good that are being sold profitably either the domestic or in foreign market. If cars are in demand, cars will be produced. मतलब कैपिटलिज्म वो इकोनॉमी होगी जहां पे जो प्रोडक्शन होगा वो डिपेंड होगा काय पे, प्रॉफिट पे। तो कैपिटलिज्म में जो मेन पर्पस होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ना कि सोशल वेलफेयर होगा। तो यहाँ पे हम पहले कैपिटलिज्म देखते हैं। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी society, the goods produced are distributed among not on the basis of what people need but on the basis of purchasing power. ये एक important क्या है, फीचर है काय का, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, कि खाली वही लोग गुड्स को खरीद पाएंगे जिन पे परचेजिंग पावर होगी या एबिलिटी होगी जो कि वो गुड्स को खरीद सकते हैं। इसके अलावा लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर इज मच नीडेड, है ना, बट विल नॉट काउंट एज अ डिमांड इन द मार्केट, है ना। यदि हम दूसरे बात करें सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो मतलब हमने मोटा मोटा याद रखना है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पे प्रॉफिट मोटिव है और खाली वही लोग एफर्ट कर पाएंगे जिनके पास परचेजिंग पावर होगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में आंसर द 3 क्वेश्चंस इन टोटली डिफरेंट मैनर। द सोशलिस्ट, द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे डिसाइड कौन करेगा, सरकार डिसाइड करेगी। वहां पे कौन, प्राइवेट प्लेयर जो कि प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। दूसरा, इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ सोसाइटी, और इधर सोसाइटी की नीड को ध्यान में रखा जाएगा। इट इज एज्यूम्ड दैट द गवर्नमेंट नो व्हाट टू प्रोड्यूस फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री एंड सो द डिजायर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस। द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ गुड आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे शुड बी ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन द व्हाट दे कैन अफोर्ड टू परचेज। मतलब ये डिपेंड करेगा काय पे, नीड पे डिपेंड करेगा। ये डिपेंड इस पे नहीं करेगा कि परचेसिंग पावर होगी कि नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। अनलाइक अंडर कैपिटलिज्म, फॉर एग्जांपल, अ सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। स्ट्रिक्टली सोशलिस्ट सोसाइटी हैज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी since everything is owned by the state. In Cuba and China, for example, most of the economic activities are governed by the socialist principle.
तीसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे दोनों का रोल होगा। दोनों का रोल मतलब गवर्नमेंट का भी होगा और साथ ही साथ किसका होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी रोल होगा। तो यहाँ पे प्राइवेट भी होंगे और गवर्नमेंट भी होंगे। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, है ना, इन मिक्स्ड इकोनॉमी विल प्रोवाइड वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल, एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड द एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स अगर फेल करते हैं कोई गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो एसेंशियल है, तो कौन उसको प्रोड्यूस करेगा, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी। अब ये कह रहा है व्हाट इज अ प्लान, तो प्लान क्या बताता है, प्लान स्पेल्स क्या बताता है, हाउ अ रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट टू यूज। मतलब आप किसी एक स्पेसिफिक गोल, आप एक किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए किस तरीके से अपने रिसोर्सेज का एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में यूज करके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में लगाते हो। तो भारत ने क्या अडॉप्ट किया, 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किया, और ये बोरो किया हमने किससे, सोवियत यूनियन से, है ना, जो कि नेशनल प्लानिंग में मतलब टॉप थे एक तरीके से। Our plan document up to 2017 not only specifically the objective to be attained in the 5-year plan, but also what to achieve over a 20-year plan. The long term plan are called perspective plan. जो long term plan होते हैं उनको perspective plan कहते हैं. The 5-year plan was supposed to provide on the basis of perspective plan. क्योंकि एक साल में कोई भी बड़ा गोल अचीव करना पॉसिबल नहीं है, तो सरकार क्या करती है, 5-ईयर प्लान बनाती है। 1950 में अभी हमने देखा प्लानिंग कमीशन के द्वारा लेके आती है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 5 साल का वो गोल डिसाइड करते हैं और 5 साल के लिए वो पर्टिकुलर किसी सेक्टर्स के लिए वर्क करते हैं। अब द गोल क्या था हमारे 5-ईयर प्लान का, द प्लान शुड हैव सम क्लियरली स्पेसिफाइड गोल, है ना। तो प्लान में क्या होना चाहिए, कुछ गोल होने चाहिए, क्योंकि बिना गोल के कोई प्लान सक्सेस नहीं हो सकता। तो गोल ऑफ 5-ईयर प्लान क्या था, ग्रोथ था, मॉडर्नाइजेशन था, सेल्फ रिलायंस था, और क्या था, इक्विटी। This does not mean that all the plan have given equal importance to all these goals due to limited resources or choice to be made in each plan, है ना। अब क्या है, हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, तो हमें हर गोल के लिए क्या करना है, इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। This goal has to be given the primary importance. Nevertheless, the planners have to ensure that as far as possible the policies of the plan do not contradict with 4 goals. हमारा 4 गोल्स कौन कौन से थे, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। तो यदि ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द कंट्री कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। मतलब एक तरीके से जो जीडीपी पे फोकस है, प्रोडक्शन पे फोकस है, तो उसको हम कहते हैं ग्रोथ। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस जो हमारा प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, प्रोडक्टिव कैपिटल है, इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इनमें इंप्रूवमेंट है, इनकी एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट है, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टडी इंक्रीज इन जीडीपी। मतलब धीरे धीरे आपकी जो जीडीपी है वो हर पास्ट ईयर से क्या होती जाए, बढ़ती जाए। अब जीडीपी होता क्या है, तो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस होते हैं इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, इसको आप बोलते हैं जीडीपी। चलिए इसमें हमें याद रखना है कि महालनोबिस जो जी थे वो उनको आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा गया, और जो कि सेकेंड 5-ईयर प्लान था, इनके नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड 5-ईयर प्लान को महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है। इनका नाम प्रशांता चंद्र महालनोबिस है। इनने महालनोबिस जी ने 1893 में बॉर्न हुए, कलकत्ता में एजुकेट हुए, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से और कैम्ब्रिज इंग्लैंड से इनने आगे की पढ़ाई करी। स्टैटिस्टिक्स में इनको बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका स्टैटिस्टिक्स में माना जाता है, और महालनोबिस ने ही स्टैब्लिश किया इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता एंड स्टार्टेड अ जनरल, जिसको हमने संख्या के नाम से जानते हैं, और which still serves as a respected forum for statistician to discuss their ideas. Both ISI and Sankhya are highly regarded as statistician and economics all over the world at this day. सेकेंड 5-ईयर प्लान को जो महालनोबिस का प्लान भी कहा गया। मैनी डिस्टिंग्विश इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड टू एडवाइस हिम ऑन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इनने क्या करा, बहुत सारे स्कॉलर्स को, बहुत सारे लोगों को बुलाया और इंडिया का जो सेकेंड 5-ईयर प्लान था उसको फॉर्मुलेट करा। इसके बाद आपको याद रखना, सर्विस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर एज अ कंट्री डेवलप्ड इट अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज होता है। इन द केस ऑफ इंडिया स्ट्रक्चरल चेंज इज स्पेक्युलर यूजुअली विद डेवलपमेंट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। अब एग्रीकल्चर का जो शेयर था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, और जो इंडस्ट्रीज थी वो डोमिनेट होने लगी। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर था वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करने लगा काय में, जीडीपी। सर्विस मतलब एक तरीके से जो आप इंटेंजिबल चीजें सर्व करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जीडीपी। हमने देख लिया जीडीपी किसी कंट्री की जो डोमेस्टिकली गुड्स प्रोड्यूस होते हैं विद इन अ ईयर, है ना, तो इसको हम जीडीपी कहते हैं। अब जीडीपी ऑफ अ कंट्री derived from different sectors of the economy, namely the agriculture, industrial and service sector. Contribution made by each of these sector which up the structural composition.
है ना। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो सेक्टर्स हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन फॉर्म करते हैं एंड कंट्रीब्यूट मोर टू द जीडीपी ग्रोथ, while in some countries the growth in the service sector contribute more to GDP। कई जगह जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्रीकल्चर का होता है ज़्यादा, और कई जगह सर्विस सेक्टर का ज़्यादा। फिर आता है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो प्रोड्यूसर हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। मॉडर्नाइजेशन मतलब ही क्या है कि आप नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करो। तो जैसे फार्मर है अपना आउटपुट कैसे बढ़ा सकता है, नई सीड वेराइटीज ऑफ सीड्स को यूज करते हुए ओल्ड की जगह, नए आउटपुट को यूज करते हुए, नई मशीन्स को यूज करके, नई टेक्नोलॉजीज को यूज करके, जिसको हम क्या वर्ड देते हैं, मॉडर्नाइजेशन देते हैं। However, modernization does not refer only to the use of new technology but also the change in social outlook। तो दो चीजें मॉडर्नाइजेशन से आती है, एक आता है आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी और दूसरा आता है जो सोशल आउटलुक आपका जो चेंज होता है। सोशल आउटलुक मतलब आज जो आपके देखने का तरीका है, प्रोस्पेक्टिव है, वो बदलना। तो यदि आप उसको बदलते हैं तो वो भी आपका एक मॉडर्नाइजेशन हो जाता है। तो सोशल आउटलुक, तो दो चीजें आ गई मॉडर्नाइजेशन में आपकी, पहली आ गई चेंज इन टेक्नोलॉजी और दूसरा आ गया सोशल आउटलुक। वुमेन को रिकॉग्निशन देना, सेम राइट देना मेन के हिसाब से, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, है ना। मॉडर्न सोसाइटी मेक द यूज ऑफ टैलेंट ऑफ वुमेन इन बैंक, फैक्ट्री, स्कूल। इसके बाद आता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस एक तरीके से आत्मनिर्भर जिसको आप कह सकते हैं। द नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज और बाय यूजिंग रिसोर्सेज इंपोर्टेड फ्रॉम अदर नेशन। मगर फर्स्ट 7-5 year plan gave importance to self reliance, which means avoiding import of those goods which could be produced domestically या in India। दिस पॉलिसी वॉज कंसिडर नेसेसरी इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस, है ना। तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस बनाने का पर्पस ये था कि हमारा जो फॉरेन डिपेंडेंस है टेक्नोलॉजी को लिए, वो कोई गुड्स के लिए, कोई सप्लाई के लिए, तो जो चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं उसको बाहर से इंपोर्ट ना करके डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करना, ताकि जो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनका बेनिफिट हो, ताकि जो कंट्री के रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन हो, और हमारा एक जो फॉरेन एक्सचेंज है या एक तरीके से जो मनी फॉरेन को फ्लो होती है वो कम हो जाए। इसके बाद आते हैं हम इक्विटी पे। इक्विटी का मतलब है एक तरीके से इक्वल कह सकते हैं। तो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस अकेले किसी की भी लाइफ को इंप्रूव नहीं कर सकते, या पीपल जो रह रहे हैं उनकी। तो कंपनी में तभी ग्रोथ होगी जब जो रिसोर्स है, जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो इक्वली जो रिच हैं और जो पुअर हैं उनको एक साथ मिल सके। तो जो चीजें हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये नहीं कि बराबर, इक्वली का मतलब है जिनकी जैसी नीड होगी, वो बेसिक नीड्स उनकी, जैसे फूड हो गया, है ना, उनके लिए एजुकेशन हो गया, उनके लिए हेल्थ केयर हो गया, और उनकी जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इसके अलावा, है ना, इसके अलावा इनकी इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, इसको आप क्या कहेंगे, इक्विटी कहेंगे। तो लेट अस नो हाउ द फर्स्ट 7-5 year plans covering 1950 to 1990 attempt to attain these four goals to the extent by which succeeded in doing so with the reference to agriculture industry we will study in chapter 3। ठीक है, तो ये अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हमने देखा ही था कि बहुत ही हालत खराब थी जब भारत आज़ाद हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर की। मगर आज हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो नई टेक्नोलॉजी, नई सीड्स, गवर्नमेंट जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड की, इवन जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसका भी हेल्थ कार्ड बन रहा है कि जो सॉइल है वो आपकी क्रॉप के लिए बेनिफिट है कि नहीं है, या उस क्रॉप में, सॉइल में क्या कमी हो रही है, क्रॉप में क्या कमी हो रही है, उसको सही करा जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला आया आपका लैंड रिफॉर्म, जिसको आप जमीन सुधार भी कहते हैं, या, है ना। तो एट दिस टाइम द इंडिपेंडेंस टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लैंड टेन्योर सिस्टम हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था। जमींदारी, है ना, जागीरदारी, कलेक्ट रेंट करते थे टिलर से, भले उनका कुछ कंट्रीब्यूशन या उनका कुछ प्रोडक्शन हुआ हो चाहे नहीं हुआ। लो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर क्या करा, इंडिया को फोर्स किया कि वो इंपोर्ट करे, कहाँ से, यूएसए से, है ना। तो इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म्स व्हिच प्राइमरीली रेफर्स टू चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। अब ओनरशिप चेंज करना क्यों जरूरी था, क्योंकि जो एक तरीके से फार्मर्स भी थे, उनके पास जो लैंड होल्डिंग थी वो बहुत कम थी, और उस कम लैंड होल्डिंग से वो इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। तो आपने कहीं ना कहीं उनकी ओनरशिप्स को लेके और ओनरशिप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट्स थे उनको खत्म किया बीच में से, जो ओनर थे वही टिलर होंगे, मतलब जो जोत रहे हैं खेत को वही उसके क्या होंगे, ओनर होंगे। तो ये मेन इसका पर्पस ये था कि एक इंप्रूवमेंट लाया जा सके काय में, एग्रीकल्चर सेक्टर। इसके बाद आता है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब होता है इक्विटी प्रोवाइड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर, कि एक फिक्स कर देना मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच could be owned by an individual. The purpose of land ceiling was to reduce the concentration of land ownership in few land.
Abolition of intermediaries मीन क्या है? 20 लाख टेनेंट्स केम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। तो इंटरमीडियरीज को हटाने का, इंटरमीडियरीज मतलब जो बीच के बिचौलिए होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, एक तरीके से जो जमींदारी जागीरदारी सिस्टम चला करती थी, उन सबको हटाने में लगभग 200 लाख जो टेनेंट्स थे, जो किराएदार या एक तरीके से आप कह सकते हैं किराए से जमीन लेके खेती करते थे, उनसे डायरेक्ट कंट्रोल आ गया किसके? वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ गए किसके? गवर्नमेंट। They were thus free from the exploitation। अब ये exploitation से बच गए जमींदार के। The ownership comfort of tenant gave them the incentive to increase output and there contributed to growth in agriculture। However, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediary। There are some former zamindars continued to large areas of land by making some use loopholes। अब क्या होता है? loopholes जो थे legislation के, उसके कारण जो बड़े बड़े जमींदार थे उनने अभी भी इस चीज का फायदा उठाना चाहा। Claimed of the self cultivators, actual tillers claiming ownership of the land, even the tillers got ownership of the land, the poorest agricultural laborers such as sharecroppers and landless laborers did not benefit from the land reform। भले आपने लैंड रिफॉर्म्स करे, मगर इससे जो छोटे छोटे किसान थे, शेयर क्रॉपर्स थे, लैंडलेस लेबरर थे, इनको कोई बड़ा फायदा नहीं। लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन ऑल्सो फेस्ड हर्डल्स, और हर्डल फेस किए। बिग लैंडलॉर्ड चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट delaying its implementation। they use this delay to register their land in the name of close। अब उनने क्या करा, जो उनको पता है कि इतना बड़ी जमीन टुकड़ा मेरा नहीं हो सकता, तो इनने क्या करा, सरकार तो बांटेगी, मैं पहले ही खुद ही अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको ये जमीन के टुकड़े दे दूं, तो जमीन भी मेरी हो जाएगी, जमीन भी मेरे से नहीं जाएगी। और ये एक लूप होल का फायदा उठाया उनने, इसका लेजिस्लेशन। Land reforms were successful in Kerala and West Bengal because these states a government committed to the policy of land to the tiller। Unfortunately, other states did not have the same, है ना। तो दो ही स्टेट सक्सेसफुल हो पाए थे लैंड रिफॉर्म्स में, आपके लैंड सीलिंग में, वेस्ट बंगाल और केरला। इसके बाद आता है ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो लगभग 75% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, है ना। और एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था वो वेरी लो था। क्यों? क्योंकि ओल्ड टेक्नोलॉजी और एब्सेंस ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे पास वो नहीं था। और जनरली जो फार्मर्स थे वो डिपेंड होते थे काय पे? मानसून पे। अगर मानसून कम हो जाता है तो उसको फार्मर्स को बहुत ज़्यादा उससे क्या करनी पड़ती, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि उनके पास कोई और साधन नहीं था काय के लिए? इरिगेशन के लिए। Stagnation in agriculture during the colonial were permanently broken by the Green Revolution। They refer to the large, है ना। Green Revolution क्या है? Refers to the large increase in production of food grains from the using of high yielding variety seeds, especially wheat and rice। The use of these seeds required the use of fertilizer and pesticide in the correct quantities as well as regular supply of water। The application of these input, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? हाई yielding variety सीड्स का यूज करना, फर्टिलाइजर्स का यूज करना, ताकि जो आप एक फसल में पैदा ले रहे हो या क्रॉप का प्रोडक्शन ले रहे हो, उस क्रॉप का प्रोडक्शन मल्टीपल टाइम्स क्या हो सके? बढ़ सके। और फार्मर्स क्या हो सके? इंडिपेंडेंट बन सके। और फार्मर्स क्या हो सके? ज्यादा प्रोडक्शन करके अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को अच्छा कर सके। तो ये आपको पूरी चीज समझाई इसमें। फिर इसके बाद आता है ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट इज इंपॉर्टेंट, है ना, बट इट इज नॉट इनफ। इफ अ लार्ज पोर्शन ऑफ दिस इंक्रीज इन consumed by the farmers themselves instead of being sold in the market, the higher output will not make such differences, है ना। तो सरकार ने क्या कहा कि यदि आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, ज्यादा ही कंज्यूम कर ले रहे हो, मार्केट में कमोडिटी नहीं आ रही, तो भी शॉर्टेज होगी। तो a substantial amount of agriculture produce is sold in the market by the farmer, the higher output can make a difference to the economy। The portion of agriculture produce such as sold in market are called marketed surplus। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्केट सरप्लस बोलते हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा कौन जो एग्रीकल्चर है, जो फार्मर है, वो क्या कर रहा है? अर्न कर रहा है काय से? जो अपनी क्रॉप है वो खुद के लिए निकालने के बाद जो बेच दे रहा। A good portion of rice and wheat produced during the Green Revolution available in the market was sold by the farmers in the market। As a result, the price of food grain क्या हो गई? डिक्लाइन हो गई relative to other and items of consumption। The low income group who spent a large percentage of their income on food benefited, है ना। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन से किसका हुआ? जो लो इनकम ग्रुप थे, क्योंकि उनका मेजर पोर्शन जो एक्सपेंडिचर था वो काय में जाता था? कंजम्पशन में, फूड कंजम्पशन। और फूड की प्राइस कम होने से उनको बेनिफिट मिला। फूड ग्रेन टू बिल्ड अ स्टॉक विच कैन बी यूज्ड इन टाइम ऑफ फूड शॉर्टेज, जिसको आप बफर स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। While the nation had immensely benefited the Green Revolution, the technology involved in it was not free from risk। One such risk was the possibility that it would increase the disparities between small and big farmers। तो टेक्नोलॉजी क्या होगा? बिग फार्मर्स एफर्ट कर पाएंगे इनपुट, मगर स्मॉल फार्मर्स या मार्जिनल फार्मर्स उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो हेल्डिंग वर सम also prone to attack pest and the small farmers, है ना, वो adopted this technology could lose everything in the pest attack। अब इसमें दिक्कत ये थी कि आपने हाइल्डिंग वैरायटी क्रॉप्स तो लगा दी, मगर यदि पेस्ट अटैक हो जाए या फिर किसी और तरीके की डिजीज हो जाए या किसी और तरीके के अटैक हो जाए, तो उसके कारण आपकी क्रॉप में एक बड़ा नुकसान हो सकता है।
Fortunately, this fear did not come true because the steps taken by the government provided loans, है ना। अब सरकार ने क्या करा, लोन दिया लो इंटरेस्ट रेट पे स्मॉल फार्मर्स को, सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइजर प्रोवाइड करी, ताकि हर वर्ग का किसान, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, वो क्या कर सके, प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन कर सके, इनपुट ला सके, ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। The output of small farmers equated to the output of large farmer in the course of time. As a result, green revolution benefit the farmer as well as rich, small and rich farmers. The risk of small farmers being ruined by when the pest attacked their crops were considerably reduced by the service rendered by the research. अब क्या हुआ, टाइम टू टाइम जब कोई चीज इवेल्युएट होती है तो उस पर रिसर्च चलती है, और रिसर्च चलती है तो क्या होता है, हम जो उसका यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो उस प्रॉब्लम का कंक्लूजन या सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। अब एक डिबेट चली काय के ऊपर, सब्सिडीज के ऊपर, कि सरकार ने सब्सिडीज तो दे दी, तो सब्सिडीज देना क्या सही है सरकार का, क्यों, क्योंकि सरकार यदि सब्सिडीज दे रही है तो वो गरीब को दे रही है, अमीर को नहीं दे रही। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ सब्सिडी इन एग्रीकल्चर इज एट प्रेजेंट अ हॉटली डिबेटेड क्वेश्चन. It is generally agreed that it is necessary to use subsidies to provide an incentive for the adoption of new technology, new HYV technology by farmers in general and small farmers in particular. Any new technology will be looked upon the being risky by the farmer. और सब्सिडी क्या करती है, एक तरीके से एनकरेज करती है फार्मर को कि वो नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सके, यूज कर सके। और इकोनॉमिस्ट का ये बिलीफ है कि वन द टेक्नोलॉजी इज फाउंड प्रॉफिटेबल इट इज वाइडली अडॉप्टेड, सब्सिडी शुड बी फेस्ड आउट। मतलब हमने बोला कि सब्सिडी हमेशा देना सही नहीं है, सब्सिडी आप दो, मगर जब वो उस चीज की टेक्नोलॉजी को यूज करना सीख जाए, जब वो सफिशिएंट हो जाए, एफिशिएंट हो जाए सेल्फ, तो उसको क्या करें, उसको से हम क्या करें, सब्सिडीज को हटा दें, सब्सिडीज हटा दें। Further, subsidies are meant to benefit the farmer, but a substantial amount of fertilizer subsidy also benefit the fertilizer industry and also farmers, है ना। तो दोनों को ही फायदा कहीं ना कहीं सब्सिडी प्रोवाइड, तो सब्सिडी largely benefit the farmers in the more prosperous regions. Therefore, it is argued that there is no case for continuing with the fertilizer subsidies. It does not benefit the target group and it is a huge burden on the government. On the other hand, some believe that government should continue with agriculture subsidy because farming in India continues to be a risky. तो कईयों का कहना भी है कि सब्सिडी सही है, क्यों, क्योंकि फार्मिंग जो है वो एक तरीके से रिस्की बिजनेस है। क्यों, आपने क्रॉप तो लगा दी, हो सकता है आपकी क्रॉप वैसा आउटपुट प्रोड्यूस ना करे, या किसी तरीके का उस पर अटैक हो जाए, मॉनसून खराब हो जाए, किसी भी तरीके का उसको नुकसान उस चीज में हो सकता है। तो मोस्ट फार्मर आर वेरी पुअर एंड विल नॉट एबल टू एफोर्ड रिक्वायर्ड इनपुट विदाउट सब्सिडीज। और हमने देखा ही है कई फार्मर्स की जो लैंड होल्डिंग्स होती है वो भी कम होती है, साथ ही साथ उनके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल नहीं होता जिससे वो क्या कर सके, सब्सिडी रेज कर सके। एलिमिनेटिंग सब्सिडी विल डिक्रीज, मतलब उनसे वो क्या नहीं कर सके, टेक्नोलॉजी या इनपुट को परचेस कर सके। तो सब्सिडी एलिमिनेट विल क्या करेगा, इनइक्वालिटी बढ़ा देगा रिच और पुअर, क्योंकि रिच तो एफर्ट कर लेगा और पुअर एफर्ट नहीं कर पाएगा, तो गोल जो इक्विटी का है वो सरकार का अचीव नहीं हो पाएगा। लार्जली बेनिफिटिंग द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, बिग फार्मर्स, द करेक्ट पॉलिसी इज नॉट टू एस्टैब्लिश सब्सिडी बट टू स्टेप टेकन टू इंश्योर दैट ओनली द पुअर फार्मर्स एंजॉय द, तो पुअर फार्मर्स को उसका बेनिफिट दिया जाए। Thus, by the late 1960s, Indian agriculture production has increased sufficiently to enable the country to be self-sufficient in food grains. This is an achievement to be proud of, and on the negative side, 65% of the country population continue to be employed in agriculture even at the late as 1990. Economists have found that the nation become more prosperous, the proportion of GDP contributed agriculture as well as proportion of population working in the sector declined considerably. 1950 to 1990, GDP contributed in agriculture declined significantly, but not the population depending on. तो लगभग 67% इन 1950 से 64% जो कंट्रीब्यूशन था, है ना, वो तो बढ़ गया, मगर जो पॉपुलेशन थी वो मोरली अभी भी डिपेंडेंट थी काय पे, एग्रीकल्चर। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम आगे का जो चैप्टर है उसको पूरे को कंप्लीट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और यदि आपको और भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।